एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, वंडरफुल पर्सन हमारे साथ मौजूद है सर, वेलकम टू द शो। और शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे परमानेंट पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन चिश्ती साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि इस स्टार दोनों जानिब से जैसे डिटेल आप मतलब फिर F-35 और बाकी सब तमाम एयरक्राफ्ट पे हम बात करेंगे। इनिशियली मुझे बस ये समझा दीजिए कि ईरान जो चीज कह रहा था कि अगर अब दोबारा जंग शुरू होती है तो फिर हम ऐसी ऐसी चीजें और ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जो कि अमेरिका को भी नहीं पता और जो बहुत पावरफुल इम्पैक्टफुल होंगे। तो अभी ईरान के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी, ऐसी कौन सी लेजर बीम्स, ऐसी कौन सी ड्रोन्स मिसाइल मौजूद है? बहुत शुक्रिया फिजा आपका और व्हाट्सअप आपने इनवाइट किया। देखिए, ईरान और अमेरिका के दरमियान जहां पे जंग खड़ी है, मेरा ख्याल है 40 दिन तक पूरा जोर लगाया दोनों मुल्कों ने। ये नहीं होता कि 40 दिन तक दो मुल्कों के दरमियान जंग हो रही हो, एक तरफ सुपर पावर हो बैक्ड बाय इजराइल और वो अपना असला होल्ड करके रखे कि चले मैं पार्ट 2 में चलाऊंगा, और ईरान पर जो कंटिन्यूस 40 दिन तक नॉन स्टॉप बमबारी हुई हो, बच्चियां शहीद की गई हो, लीडरशिप शहीद कर दी गई हो, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान हुआ और वो भी सोचे कि मैं पार्ट 2 में चलाऊंगा। पहली बात तो ये है। मेरा नहीं मानना कि उस तरह जिस तरह कहा जा रहा है कि ऐसी कोई खतरनाक मिसाइल निकलेगा, डेफिनेटली होंगे इनके पास वेपन्स, लेकिन पहले 40 दिन में चला देने चाहिए। पहली बात ये है। अब सीज फायर हो गई तो कब चलाए जाएंगे, और ईरान ने किस लिए संभाल रखे और अमेरिका ने किस लिए संभाल रखे थे, तो एक बात। दूसरी बात यह है, इस वक्त ऑप्टिक्स की जंग ज्यादा है, परसेप्शन और नैरेटिव की जंग ज्यादा है। दूसरे दुश्मन को यानी फरीक को एक दूसरे को कहने की ये कोशिश कर रहे हैं बेहतर बारगेन के लिए कि अगर तुमने ये ना माना तो इससे ज्यादा एक डिस्ट्रक्शन, इससे ज्यादा तबाही आपका मुकद्दर है। तो आई थिंक मोर ऑफ अ परसेप्शन। दूसरी बात ये है, जैसे मैंने कहा कि दोनों अपने अपने अवाम को भी जाहिर है जवाबदेह हैं, प्रेशर भी बहुत है और अपने अपने प्रेशर हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट के वहां कहा जा रहा है जी 62% लोग उसके खिलाफ है जंग के। ईरान में आपने देखा था दिसंबर में मुजाहरे हुए थे हुकूमत के खिलाफ, कुछ चाहे वो सिग्निफिकेंट थे या नहीं वो तो अलग बहस है, लेकिन दोनों तरफ हुकूमतों ने जवाब देना होता है अपने लोगों को कि हमने टेक होम किया है। दोनों ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना दुश्मन इतना ज्यादा खौफजदा करें दूसरे को कि वो बाद में हम कह सके कि हमने जो फलां थ्रेट की थी उसने हमें लीवरेज भी दिया, उसकी वजह से सीज फायर भी हुआ, उसकी वजह से हम जंग भी जीत गए। तो आई थिंक मोर ऑफ ऑप्टिक्स है। 40 दिन बहुत होते हैं जंग लड़ने। पाकिस्तान ने 4 घंटे रात को किया था, जो 4 घंटे की बमबारी की थी 10 तारीख को मई को, और उसके बाद क्या रिजल्ट निकला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से फिर तारीख का हिस्सा बन चुका है वो सारा। तो आप होल्ड बार नहीं करते, यहाँ भी हमने होल्ड बार नहीं किया था। हाँ, रिस्ट्रेन किया था हमने 10 तारीख को। हम नहीं चाहते थे कि इतनी डिस्ट्रक्शन कॉज की जाए, ऑल्दो वो सवाल नहीं है। मैं सिर्फ मिसाल से लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी मुल्क 40 दिन तक जंग लड़े तो वो होल्ड बार नहीं करता। नहीं नहीं सर, हमने उनकी एनिवर्सरी भी मनानी है, बल्कि उसकी तरफ भी आएंगे। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस इज द हिस्ट्री। हमने तो 4 घंटे के अंदर पूरी दुनिया को दिखा दिया था, और अभी भी वो जो है वो अपना सिंदूर और ऑपरेशन 2 लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन अब तो खैर वो भी मान गए हैं कि पाकिस्तान ने हमारी जहाज गिराई थी। बट सर मैं आपकी तरफ आऊंगी। चिश्ती साहब ने बड़ी एक वाज़ेह पिक्चर दे दी है कि वाकई अगर चलाने होते तो शुरू के 40 दिनों में चला देते, अब और संभाल के क्या रखने हैं। लेकिन जो बूट्स ऑन ग्राउंड वाली बात है ना, वो आप हमेशा करते हैं। ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में हम बूट्स ऑन ग्राउंड को कहीं ना कहीं डिस्कस करते हैं। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है कि अमेरिका जो कह रहा है कि एक सेकंड वेव ऑफ जो वॉर है वो हो सकती है अगर ईरान मुज़ाकरात नहीं करता या शराइत में हमारी नहीं मानता, तो कोई बूट्स ऑन ग्राउंड वाला सिचुएशन होगा? नहीं फिजा साहिबा, बात यह है कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड वाली बात जो पहले आई थी वो एक धमकी थी, बड़ी खूबसूरत और अच्छी धमकी थी, लेकिन वो उसके बाद वो बात अभी तक वहीं की वहीं रुक गई है। मुझे ये शक पड़ रहा है कि जो ट्रंप के करीबी अफराद हैं वो शायद कोई असले की लेन देन में उनका शुमार है, और जिस तरह के बयानात हैं, एक ट्वीट में 6 अल्फाज, मैं तो अखबार का बंदा हूँ, हम तो उसकी ट्वीट 10 दफ़ा पढ़ते हैं कि वो ट्वीट में कहना क्या चाह रहा है, और फौरी तौर पर ट्वीट चेंज भी हो जाती है। मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त जंग जो है वो उसके इर्द गिर्द वो ट्रंप जो है ना उसको कैप्चर कर लिया गया है। शायद जंग को तवील खुद किया जा रहा है और अभी तक ये बात बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा खालिद भाई आपसे कि एक तरफ तो आप नाए हरमस को नाकाबंदी की बात है कि वो हम नहीं छोड़ेंगे, अब जब प्रेशर बढ़ता जाएगा, अब जो मैं समझ रहा हूं, जो मैं जंग को वॉच कर रहा हूं, अब अमेरिका हमला नहीं करेगा, अब अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेगा। अब अमेरिका ने जो करना, जैसे आपने फरमा दिया, जो 40 दिन में उसने चिराग जलाने थे वो जला लिए हैं। अब वो सिर्फ मौशियत के हिसाब से ईरान को सक्रिय कर रहा है, और वो उसके तेल के कुएं
जो बंद होने वाले हैं उनमें से मुसलसल पेट्रोल निकल रहा है, उसकी स्टोरेज करनी है। तो ये जो हालात इस तरफ आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि अमेरिका अब जंग की बजाय मौशियत पर ज़्यादा हो रहा है। और अगला साथ साथ ये भी बताते जाइएगा, उसका तो चाइना का दौरा है, तो अगर ये ना हुआ तो क्या फिर जैसे पहले चाइना का दौरा कैंसिल हुआ था, अब फिर कैंसिल होने के कोई इम्कान लग रहे हैं? खालिद भाई आपको। बट साहब देखिए, ये जंग बड़ी डिफरेंट है जो पहले अमेरिका ने लड़ी है, इराक की, सीरिया की, लीबिया की, अफगानिस्तान में पहले वाली जंग जो जितनी लड़ी है उनसे डिफरेंट है। मैं क्विकली करता हूं, फिर हम कोरिलेट कर पाएंगे। पहले अमेरिका को जब भी इस तरह का खतरा होता था, वो एक सेरेमोनियल किस्म की रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन से पास करवाता था। उसके बाद वो अपनी कांग्रेस के पास ले जाता था, वहां से अप्रूवल लेता था। कांग्रेस के बाद वो नेटो को नारा मारता था कि अब सारे आ जाएं, 40-44 मुल्क इकट्ठे हो जाएं, हमने अफगानिस्तान पर या लीबिया पर या सीरिया पर हमला करना है। सारे इकट्ठे हो जाते थे, नुकसान साझा होता था, कैजुअलिटीज कॉमन होती थी, बर्डन शेयर किए जाते थे, कॉस्ट जो है वो डिवाइड हो जाती। ये पास्ट का रिकॉर्ड रहा है। और अगर बुरा भला कहीं कहा जाता था जहां पे भी, तो वो सबको शेयर होता था क्योंकि 40 मुल्क शामिल होते थे। इस दफा वेनेजुएला का जब ऑपरेशन हुआ, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी एक दफा अर्ज किया था कि जब इस तरह की क्विक फिक्स विक्ट्री, आपको लो कॉस्ट विक्ट्री मिलती है, तो वो एक नशा होता है, वो एक एपिटाइजर होता है। आप समझते हैं कि तमाम विक्ट्रियां इसी तरह होती हैं, और दूसरा आप ये गलतफहमी में शामिल हो जाते हैं कि मिलिट्री हर चीज का हल होता है। टाइम का डजंट मैटर, टारगेट का डजंट मैटर, लोकेशन का डजंट मैटर, बट इट मैटर्स। तो आपने देखा कि ईरान नहीं था अफगानिस्तान की तरह, ईरान नहीं था खासतौर पर इराक की तरह जो लास्ट उन्होंने की थी 2003 में जो हमला किया था। वो क्यों नहीं था? 4 गुना बड़ा मुल्क है ईरान, ऑब्वियसली इराक से। टेरेन 50% पहाड़ियां हैं, छुपने की बहुत जबरदस्त ऑप्शंस है, अनलाइक डेजर्ट जो इराक का था वहां नहीं छुप सकते थे। तो मैं ये कंक्लूड इस तरफ करना चाह रहा हूं कि ये मिस रीड किया गया, मिस कैलकुलेट किया गया। अब जो उनका डिप्लीशन हो चुका है, अब आप फिजा की इजाजत से मैं असले की भी थोड़ी सी बता देता हूँ। 50% प्रिसीजन गाइडेड मिलिशिया जिसने अपने हमले करने हैं जिस पे दुश्मन पर, वो डिप्लीट कर लिया आपने। 45% जिससे रोकने हैं दुश्मन के हमले, वो डिप्लीट कर दिए। फिर जितना आपने स्टैंड ऑफ वेपन्स मारना है टॉमाहॉक की शक्ल में, वो 35% डिप्लीट कर दिए। यहां तक कि ओवरऑल अगर 45-50% आपका डिप्लीट हो चुका है, पहली बात है। अगर 45-50% चाइना का भी, सॉरी ईरान का भी डिप्लीट हो चुका है, तो ईरान को तो फिक्र की बात नहीं है। ईरान ने तो डिफेंड करना था, वो और महीना निकाल लेगा। लेकिन अमेरिका इस रेट पे चल सकता है। अमेरिका इसलिए नहीं चल सकता कि उसने इजराइल की हर ख्वाहिश को पूरा करना होता है, तमाम कॉन्टिजेंसियों को पूरा करना होता है। उसने यूक्रेन की जंग लड़ा रही है पिछले 5 साल से, उसने ताइवान के खिलाफ थ्रेट करना होता है चीन को। तो अगर आपके पास असला ही नहीं होगा तो थ्रेट किससे करेंगे? अगर आपका असला 50% हो गया तो आपकी विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी खुद आपने बढ़ा ली, और खुद चॉइस ऑफ वॉर था। ये किसी ने हमला नहीं किया था अमेरिका पर। तो मैं लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं कि अमेरिका का भी स्टैमिना नहीं है, वो फेस सेविंग चाह रहे हैं बुनियादी तौर पर, जितना प्रोलॉन्ग कर लेंगे। ईरान का भी जाहिर है बहुत एग्जॉशन हुई है। अमेरिका का इतना स्टेमिना नहीं है, तो क्या इसराइल का इतना स्टेमिना है? और अभी मैं ये खबर देख रही थी कि उन्होंने वो बोइंग और F-35 और F-1 ज्यादा बेहतर आप समझ सकते हैं, कोई नए जहाज, जंगी जहाज और मिसाइल खरीदने की भी मंजूरी दे दी है। तो क्या इसराइल अभी अपना स्टेमिना मजीद बढ़ा रहा है? और क्या इसराइल की स्टिल अभी भी यही ख्वाहिश है कि ईरान पर अटैक ही किया जाए और उनसे बातचीत ना की जाए? मेरा ख्याल है कि इजराइल डेफिनेटली वाहिद मुल्क है इस वक्त, शायद रह गया हो, जो चाहता है कि ईरान पर हमले जारी रखने चाहिए। और इजराइल को एक और भी एडवांटेज है कि वो अपनी इनसिक्योरिटी क्रिएट करके, ईरान और मिडल ईस्ट के बाकी ममालिक की वजह से क्रिएट करके, वो अमेरिका से फिर असला लेने में कामयाब हो जाएगा। और वो जिसको कहते हैं ना, वो अपना पहले पानी का टब भरेगा कि जनाब मेरा पहले भर दें, जो नुकसान हुआ है बाकी आप खुद पूरे करते रहिएगा। तो इजराइल तो दोनों तरफ से खेल रहा है, उसी ने ये मिसलीड किया था। ये जो असला लेने की और भी बहुत सारी न्यूज आ रही हैं कि वो इजराइल चाह रहा है कि हमें और डिफेंसिव दिया जाए ताकि हम आइंदा कोई हमला हो जाए। तो अमेरिका कहां से देगा? 90 तो पैट्रियट बनते हैं एक साल के अंदर, जो 2000 इन्होंने 8 दिनों में पहले फायर किए थे। तो जरा कैलकुलेट कर लें, जो 8 दिन में फायर किए थे वही तकरीबन 10 साल बनेंगे उनसे। तो मैं अर्ज ये करने की कोशिश कर रहा हूं कि अमेरिकी मिलिट्री लीडरशिप ने, आपने देखा कि रिजाइन किए या निकाल दिया गया, उनकी बुनियादी वजह डिसएग्रीमेंट है उनकी, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जितना आपने इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे ब्रेक लगाएं। इसीलिए उन्होंने सस्ता ऑप्शन लिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा नहीं सके, वेपन्स यूज करके काउंटर ब्लॉक करके एक और ब्लॉकेड लगा दें। तो वो एक स्ट्रैटेजी इटसेल्फ डिफेंसिव है। तो आई थिंक इजराइल का, आप सही कह रही हैं कि वो चाहता है कि मेरी कंपनसेशन पहले हो जाए। फिर डिसइंटीग्रेशन बहुत हो चुकी है, नेटो नहीं है, यूरोपियन यूनियन इस वक्त अमेरिका सदर के साथ नहीं है, गल्फ के मुल्क परेशान है, और रूस चीन का तो हम जानते ही हैं। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप को एक एलिमेंट ऑफ आइसोलेशन है,